हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिकंदर लोदी के विषय में बात करूँगी। यदि हम सिकंदर लोदी के विषय में बात करते हैं तो सिकंदर लोदी को एक योग्य शासक के रूप में याद किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से सिकंदर लोदी के जो संघर्ष रहे थे प्रारंभिक, उसके प्रारंभिक जीवन तथा किस प्रकार से उसने विद्रोहों को समाप्त कर अपने आप को एक शासक के तौर पे, या हम यहाँ पे कह सकते हैं एक शक्तिशाली शासक के तौर पे दिल्ली सल्तनत का खुद को स्थापित किया था। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों से सिकंदर लोदी के विषय में कि उसका क्या योगदान रहा था प्रशासनिक तंत्र में, आर्थिक व्यवस्था में, तथा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो साहित्यिक क्षेत्र में उसका क्या योगदान रहा था, इसकी चर्चा भी हम लोग इस आज के वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि सिकंदर लोदी अपने शासनकाल में एक अच्छे आर्थिक नीति को स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। सिकंदर लोदी द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास के पन्नों में दर्ज उल्लेखनीय व्यवस्था है वह है गज ए सिकंदरी नाम से एक प्रमाणिक माप की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे जो एक नए माप का व्यवस्था का ही आविष्कार करना या उसका प्रारंभ करना यह दर्शाता है कि सिकंदर लोदी अर्थव्यवस्था को लेकर के सजग भी रहा था और माप के व्यवस्था को लागू करके यहाँ पे जो कर आता था खेतीयर भूमि से उसको भी यहाँ पे सुनिश्चित करने का वो कार्य किया था, जिनमें यहाँ पे 39 खाने थे और जिनका प्रचलन मुगल काल तक रहा था। और इसका गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन है वो हम मुगल काल तक देखते हैं। अगर हम यहाँ शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था के अंतर्गत कायम किए गए लगान सूची को देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इस लगान सूची का आधार सिकंदर लोदी द्वारा बनाई गई लगान तालिका रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी को उसके शासन व्यवस्था के लिए इतिहास में याद किया जाता है और उसका सिकंदर लोदी द्वारा लागू किया गया आर्थिक व्यवस्था तथा उसमें जो परिवर्तन लाए गए थे यह दर्शाता है कि सिकंदर लोदी का जो अर्थव्यवस्था रहा था वो बहुत ही उन्नत रहा था। इसके पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि सिकंदर लोदी ने अपनी आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार को समावेशित करते हुए खाद्यान्नों की वस्तुओं में चुंगी कर को समाप्त कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य वस्तुएं सस्ती हो गई थी और जिसका प्रत्यक्ष लाभ जन साधारण को भी हुआ था। तो यहाँ पे जो चुंगी कर को समाप्त किया गया था उससे जो जन साधारण के लोग थे उससे भी बहुत अधिक उनके स्थिति को हम यहाँ कह सकते हैं कि बेहतर बनाने का कार्य भी किया था। नेक्स्ट जो उल्लेखनीय कार्य रहा था सिकंदर लोदी का वह रहा था कि खाद्यान्न से जकात कर को भी समाप्त कर दिया गया था। लोदी वंश का सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान रहा था जिसने जमीन में गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। गज सिकंदरी में जो प्रमाणिक पैमाना था वह 30 इंच का रहा था। सिकंदर लोदी ने अपने आर्थिक सुधारों में अपने शासनकाल में व्यापारिक करों को भी समाप्त कर दिया था तथा कड़े कानून बनाकर व्यापारियों को संरक्षण भी प्रदान करने का कार्य किया था। तो यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी ने न सिर्फ चुंगी कर व्यवस्था या कर व्यवस्था और भूमि माप की जो व्यवस्था थी उसमें सिर्फ परिवर्तन नहीं लाया था, बल्कि व्यापारियों को संरक्षण प्रदान कर जो साम्राज्य था उसमें आयात निर्यात को बढ़ावा देने का भी उसने कार्य किया था। आगे यदि हम और बात करते हैं सिकंदर लोदी के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का, तो हमें यहाँ पे यह जानकारी प्राप्त होती है कि सिकंदर लोदी ने किसानों और व्यापारियों को अनेक सुविधाएं जो है वो प्रदान की थी और एक तरह से तौल और बाट चलाए जा रहे थे जिसके कारण वस्तुओं के भाव बहुत सस्ते हो गए थे। सिकंदर लोदी ने माल विभाग के प्रबंध को भी व्यवस्थित किया था और जमींदारों की हिसाब की जांच पड़ताल भी की थी। तो यहाँ पे जमींदारों का जो हिसाब किताब था उसकी जांच पड़ताल करके भी नियंत्रण स्थापित करने का कार्य सिकंदर लोदी ने आर्थिक व्यवस्था में किया था। आगे यहाँ पे यदि हम सिकंदर लोदी के धार्मिक नीति और उसके विषय में कौन से कार्य किए गए थे इसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसके द्वारा अपने शासन काल में उलेमा वर्ग को खुश
करने के लिए हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाए जाने की जानकारी मिलती है। उसने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भी करवाया था। उसने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर में स्थापित मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ डाला था और मूर्ति के इन टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने बोधन नाम के एक हिंदू ब्राह्मण को भी मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि वह इस्लाम तथा हिंदू दोनों ही धर्मों को सत्य के रूप में वर्णित करता था। आगे यदि हम चर्चा करते हैं सिकंदर लोदी के और धार्मिक नीति के विषय में, तो हमें यहाँ पे यह दृष्टिगोचर होता है कि सिकंदर लोदी ने मुसलमानों के प्रचलित जो कई कुप्रथाएं रही थीं उसको भी समाप्त करने का कार्य किया था। साथ ही साथ उसने पीरों तथा संतों के मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। यहाँ पे यह उल्लेखनीय है कि साथ ही साथ उसने जो तजिए थे उसका निकलवाना भी मुहर्रम के समय बंद करवा दिया था। तो यहाँ देखा जा सकता है कि उसने हिंदू जनता के प्रति भी काफ़ी कठोरता से उनका धार्मिक दमन भी किया था। सिकंदर लोदी ने अपने विजय अभियान के समय हिंदू धर्म के धौलपुर, चंबेरी, मंदरेल जैसे चर्चित मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। सिकंदर लोदी ने अपने राज्य की हिंदू जनता का काफ़ी कठोरता से धार्मिक दमन किया था। उसके द्वारा मथुरा और ब्रज के कई प्रमुख मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जा सकता है कि सिकंदर लोदी जो है वह धार्मिक सहिष्णु नहीं रहा था और उसके द्वारा बहुत कठोर नीति हिंदुओं के प्रति अपनाई गई थी। उसने यमुना में पिंडदान और मुंडन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी के द्वारा अपने शासनकाल में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का भी प्रयास किया गया था। सिकंदर लोदी स्वयं इस्लाम के किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता था। उसकी आदतों में दाढ़ी नहीं रखना, चोरी छिपे शराब पीना, रोजा नहीं रखना तथा नमाज नहीं पढ़ना शामिल रहे थे। सिकंदर लोदी के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक व्यक्ति था, जिस कारण वह कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी ने आदेश निकालकर कई मस्जिदों को भी तोड़ने का कार्य किया था। सिकंदर लोदी द्वारा ब्राह्मणों पर फिर से जजिया कर लगा दिया गया था। सिकंदर लोदी का शासनकाल साहित्य एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से भी उत्कृष्ट रहा है। सिकंदर लोदी विद्वानों का संरक्षण दाता भी था। उसके समय में विद्वानों और दार्शनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उसने कई अनुदान भी दिए थे। यही कारण है कि सिकंदर लोदी के दरबार में अरब और ईरान सहित विभिन्न जातियों और देशों से प्रसिद्ध विद्वान का आगमन होता था। सिकंदर लोदी ने कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में भी करवाया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के विषय में, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यह रही थी कि उसके द्वारा संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया गया था तथा इसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया था। सिकंदर लोदी व्यक्तिगत रूप से भी एक कवि था तथा उसने गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखी थी। सिकंदर लोदी के द्वारा संगीत में एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी प्रत्येक रात्रि में विद्वानों के साथ परिचर्चा किया करता था, जिसके लिए 70 विद्वान प्रत्येक रात्रि चर्चा में शामिल हुआ करते थे। माना यह भी जाता है कि सिकंदर लोदी यहाँ पे जितने भी विद्वान थे उसके साथ में परिचर्चा करता था, जैसा कि हम लोगों को आगे चल करके अकबर के शासन काल में भी देखने को मिलता है, जिस समय उसने इबादत खाना का भी निर्माण करवाया था। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम सिकंदर लोदी के कार्यों की उल्लेख करते हैं तो शिक्षा के प्रसार के लिए सिकंदर लोदी ने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं में परिवर्तित कर उन्हें शिक्षा के केंद्र के रूप में
कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से तुलंबा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को विशेष निमंत्रण देकर बुलाया था। आगे यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसका हिंदुओं के प्रति और कैसा रवैया रहा था, तो हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि सिकंदर लोदी ने हिंदुओं में फारसी भाषा को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए यह व्यवस्था कायम की थी कि जो हिंदू अच्छी फारसी का ज्ञान रखते हैं उन्हें दरबार में उच्च पद प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे यह जो सिकंदर लोदी के द्वारा कार्य किया गया था वो फारसी जो लैंग्वेज रहा था उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्य किया गया था। प्रसिद्ध संत कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी स्वयं फारसी भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञाता था और एक उच्च श्रेणी का शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति था। सिकंदर लोदी दयालु और उदार शासक भी था। उसने गरीब जनता के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। उसने अपने शासनकाल में एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को भी लागू किया था। सिकंदर लोदी निर्धन और दुखी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का कार्य करता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो सिकंदर लोदी के शासनकाल की रही थी, वह रहा था आगरा नगर की स्थापना करना। और आज के समय में भी हम जैसा देखते हैं आगरा का जो है शहर के तौर पे एक महत्वपूर्ण स्थान संपूर्ण भारत में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहीं पर जो है हमें ताजमहल भी अभी देखने को मिलता है जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। सिकंदर लोदी के शासनकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही थी आगरा नगर का स्थापना करना। सिकंदर लोदी द्वारा ग्वालियर, जौनपुर, इटावा जैसे प्रदेशों के जमींदारों पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए एक स्थान पर सैनिक छावनियों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ सैनिकों के लिए कई भवन बनाए गए। वर्तमान में इसी स्थान को हम आगरा नगर के नाम से जानते हैं। आगरा शहर की नींव 1504 में सिकंदर लोदी ने डाली थी। यद्यपि इसके निर्माण के एक वर्ष के बाद ही एक भयंकर तूफान के कारण इस बसाए गए नगर का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय आगरा भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को दिल्ली के बाद भारत की दूसरी राजधानी की तरह विकसित करने का भी कार्य किया था। इसकी पृष्ठभूमि में उसकी यह सोच थी कि इससे दिल्ली से ग्वालियर जाने में जो अधिक समय लगता है उसमें कमी आ सकेगी। आगे अन्य यदि हम कार्य जो किए गए थे सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसकी यदि चर्चा करते हैं तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुप्तचर विभाग को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सिकंदर लोदी ने पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था जिससे कि उसे हर समय हर तरह की खबर मिल सके। यही कारण रहा था कि उसके शासनकाल में अधिकांश विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया जा सका था। कहा जाता है कि एक बार उसके दरबार के 21 सरदारों ने उसे मारकर उसके भाई फतह खां को राजगद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र भी किया था, परंतु सिकंदर लोदी के गुप्तचरों ने यह सूचना उसे पहुंचा दी थी, जिसके कारण सिकंदर लोदी ने सभी सरदारों का कत्ल भी करवा दिया था। माना यह जाता है कि गुप्तचरों के कारण सिकंदर लोदी की जनता यह मानती थी कि सिकंदर लोदी के जासूस भूत प्रेत भी हैं। सिकंदर लोदी को अपने जीवन के अंतिम समय में गले की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर लोदी के लिए दिल्ली के लोदी उद्यान में शानदार मकबरा बनवाया जो अष्टभुजाकार होने के कारण काफ़ी आकर्षक दिखता है। यदि हम यहाँ पे सिकंदर लोदी के विषय में बात करते हैं तो इसका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसने आगे आने वाले भारत के अर्थव्यवस्था जो कि मुगल शासन के अधीन भी रहा था उसको भी प्रभावित करने का कार्य किया था। गुप्तचर व्यवस्था के विषय में भी यदि यह बात किया जाए तो इसको भी सुचारू रूप से स्थापित करने में सिकंदर लोदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था और साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी उसके द्वारा
बहुमूल्य कार्य किए गए थे। सिकंदर लोदी को उसके कार्यों के कारण इतिहास में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है और दिल्ली सल्तनत के शासकों में उसे हमेशा ही एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।